तो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमने एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा था। आज हम अगला जो स्ट्रक्चर है सीड, उसके बारे में बात करेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स के अंदर। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है, और उसके बाद जो सीड होता है, सीड के अंदर क्या क्या होता है? सीड के अंदर होता है सीड कोट होता है, कोटिलिडन्स होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। और अगर हम देखें सीड के अंदर, उसके अंदर क्या क्या और होता है, तो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है और सीड कोट, कोटिलिडन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है उसके बेसिस पर, उसकी प्रेजेंस एब्सेंस के ऊपर यहाँ पर दो टाइप के सीड्स हो सकते हैं। एक होते हैं नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस, और दूसरे होते हैं एल्बुमिनस। तो ये है नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस, और दूसरे होते हैं एल्बुमिनस सीड। तो नॉन एल्बुमिनस जो सीड्स होते हैं, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वो कंज्यूम हो जाता है, और ये कोटिलिडन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और वहाँ पर ये रिज़र्व हो जाता है, और उसकी वजह से जो कोटिलिडन्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इट मीन्स नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस के जो कोटिलिडन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज, फ्लैशी, स्वॉलन होते हैं। और इसके अंदर रेजिड्यूअल फॉर्म में, इसके अंदर रेजिड्यूअल फॉर्म में कोई एंडोस्पर्म नहीं रहता। लेकिन दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एल्बुमिनस सीड्स। एल्बुमिनस सीड्स वो होते हैं जिसके अंदर कुछ पार्ट में एंडोस्पर्म बच जाता है, वो सीड कहलाते हैं एल्बुमिनस सीड्स। तो एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो इसके एग्ज़ाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नॉन एल्बुमिनस सीड्स के एग्ज़ाम्पल हैं पी, ग्राउंड नट, इसमें ऐड कर सकते हो आप ग्राम। तो ये जो सारे सीड्स हैं वो होते हैं डाइकोट के। तो नॉन एल्बुमिनस सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म रिजर्व नहीं रहता, इस टाइप के सीड्स मेनली डाइकोट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मोनोकोट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया ऑर्किड, वेलिस्नेरिया। ये आपको याद रखना है, ऑर्किड और वेलिस्नेरिया जो मोनोकोट होने के बाद भी कौन से सीड हैं? एक्स एल्बुमिनस। लेकिन जो एल्बुमिनस सीड है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो मेनली मोनोकोट में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है वीट, मेज़, बार्ले और राइस। ये मोनोकोट्स हैं, लेकिन कुछ डाइकोट में भी होता है, जैसे कि कैस्टर। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो पपैया। इसको ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे 7 से दे रखे हैं। तो ये मोनोकोट्स हैं। मोनोकोट्स के अंदर एल्बुमिनस सीड्स होता है क्योंकि इसमें सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ डाइकोट के अंदर भी एल्बुमिनस सीड होते हैं, जैसे कैस्टर और पपैया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स एल्बुमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता वो मेनली डाइकोट में होते हैं, पी, ग्राउंड नट और ग्राम। कुछ मोनोकोट में होते हैं, ऑर्किड और वेलिस्नेरिया। लेकिन जो एल्बुमिनस सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म रहता है वो होते हैं मोनोकोट के सीड, वीट, मेज, राइस, बार्ले, और कुछ डाइकोट में जैसे कि कैस्टर। उसके बाद कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर, सीड के अंदर न्यूसेलस भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर परसिस्टेंट न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हो गया ब्लैक पेपर और बीट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये दोनों, ब्लैक पेपर और बीट। और इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसका नाम है पेरिस्पर्म। इन सम सीड्स इन विच परसिस्टेंट न्यूसेलस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। उसके बाद अगर हम देखें तो ओव्यूल्स के अंदर जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो हार्ड कवर बनाते हैं और सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइल था वो सीड के अंदर भी बचा रहता है, और वो किस में हेल्प करता है? ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री के लिए वो सीड को हेल्प करता है। कब? ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। उसके बाद अगर सीड के जर्मिनेशन की हम बात करें तो जर्मिनेशन के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है किसकी?
मॉइस्चर कंटेंट और ऑक्सीजन की। मॉइस्चर और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो ड्राई कंडीशन हो जाती हैं तो वहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है और वहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इस कंडीशन को हम कहते हैं डोरमेंसी। The unfavorable situation in which there is lack of moisture and oxygen and seeds are unable to germinate, this situation is called dormancy. Dormancy यूज़फुल भी है और कभी हार्मफुल भी है, थोड़ा बहुत आगे आएगा, अभी उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसको कहते हैं डोरमेंसी। तो सीड जर्मिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक तो मॉइस्चर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके कोई भी सीड होता है उसका जर्मिनेशन प्रॉपर हो पाता है। उसके बाद हमने देख ही लिया था कि ओवल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रूट की जो वॉल होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प इज़ द फ्रूट वॉल। इस तरह से डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, जैसे गुआवा वगैरह, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो फ्लैशी नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये हो गए फ्लैशी फ्रूट्स। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ये ऐसे हैं जो ड्राई होते हैं, तो ये फ्लैशी नहीं होते। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं, फ्लैशी हो सकते हैं, नॉन फ्लैशी हो सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर यहाँ पर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसे कि फॉल्स फ्रूट, उसके बाद होते हैं ट्रू फ्रूट्स होते हैं, और आगे एक और है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें ओवेरी होता है, वो एडिबल पार्ट में कन्वर्ट नहीं होता। द एडिबल पार्ट इन द फ्रूट्स is not ovary but some other part accessory parts are convert into the fruits. This type of fruits are called false fruit. यानी एक्चुअल में क्या होता है कि जो ओवेरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो फ्रूट है वो ओवेरी ना हो गए कुछ और पार्ट्स, जैसे कि थैलेमस, तो ये कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल होता है, स्ट्रॉबेरी होता है। और जो ट्रू फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है, जिसके अंदर फ्रूट किससे डेवलप होगा? ओनली फ्रॉम द ओवेरी, ओनली फ्रॉम द ओवेरी, तो वो फ्रूट्स कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स। और जिसमें ओवेरी से नहीं होगा वो फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी, कैश्यू हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल दे ही रखा है एप्पल, तो ये हैं फॉल्स फ्रूट। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, इस टाइप के फ्रूट्स को हम कहते हैं, उस टाइप के फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये सीडलेस होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल है बनाना। तो यहाँ पर बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट से बन सकता है, अदर मेथड से भी बन सकता है। और दूसरी बात, पार्थेनोकार्पी को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्रोथ हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट करके भी हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम दे रखे हैं फ्रूट्स के, डिफरेंट सीड्स और फ्रूट्स के। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये दे रखा है पी का, इसके अंदर आप देख सकते हो ये कॉटिलेडन्स दे रखे हैं, माइक्रोपाइल सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसके जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो कैसे हैं? फ्लैशी है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये कैस्टर सीड का, आप लिख सकते हो, यहाँ पर नहीं दे रखा, ये है कैस्टर का सीड, कैस्टर सीड का सीड कोड दे रखा। और यहाँ पर ये देख सकते हो आप डाइकोट होने के बाद भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है। उसके पास में यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा उसका सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये जो सीड है ये ऑनियन का सीड है, ऑनियन का सीड है, आप लिख लेना इसको। और इसके अंदर भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। बाकी स्ट्रक्चर कॉटिलेडन्स वगैरह ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है सीड ऑफ मेज़। ये मेज़ का सीड है जो आप 11 में भी पढ़ चुके हो। इसकी खासियत क्या है कि ये जो बाहर आपको देख रहे हो, सबसे बाहर की जो लेयर है थिन, वो पेरिकार्प या फ्रूट वॉल है। और यहाँ पर वही जो लेयर है बाहर की ही, वही क्या है? सीड कोड भी वही है, ध्यान रखना है। तो इसके अंदर फ्रूट बॉल और सीड कोड दोनों ही मर्ज हो जाते हैं। इसके अंदर
जो पेरिकार्प होता है उसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की बनी होती है। प्लोइडी इसकी 3N होगी। एंडोस्पर्म जो अंदर का देख रहे हो आप, ये है, सॉरी, ये जो पेरिकार्प के नीचे की जस्ट जो आप लाइन है, ये जो यहाँ पे जस्ट ये नीचे की लाइन वो है एल्यूरोन लेयर, और उसके बाहर पेरिकार्प है, इसलिए इसको आप करेक्ट कर लेना। अंदर के पेरिकार्प के जस्ट नीचे की जो लेयर है वो है एल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीन की बनी होती है, वो एंडोस्पर्म का पार्ट है। और अंदर की तरफ जो एंडोस्पर्म है वो है स्टार्च का बना होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। इट मीन्स यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हो अंदर से आप, एक तो ये वाला एंडोस्पर्म हो गया और उसके जस्ट ये वाला, ये दो हैं। तो बाहर का जो लाइनिंग है पेरिकार्प के नीचे वो प्रोटीन का बना होता है एल्यूरोन लेयर, और अंदर का जो एंडोस्पर्म है वो स्टार्च का बना होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। उसके बाद कोटिलिडन हो गया इसका, स्कूटेलम, फिर ये वही पार्ट कोलियोप्टाइल, ऊपर प्लूमियल रेडिकल, और इसके नीचे कोलियोराइजा, जो हमने एम्ब्रियो मोनोकोट का देखा था वहाँ पर भी इसको देखा था। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं। ये एप्पल का फ्रूट है। एप्पल का फ्रूट के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो थैलेमस होता है, इसलिए ये है फॉल्स फ्रूट। उसके बाद यहाँ पर ये है स्ट्रॉबेरी का फ्रूट दे रखा है, आप लिख लेना, यहाँ लिखा हुआ एक्चुअली स्ट्रॉबेरी है, तो इसमें भी ये थैलेमस है, वो एडिबल पार्ट है। तो ये कुछ फ्रूट्स के एग्जांपल और सीड के एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें आप इसको डेफिनेटली याद रखना, ये बहुत ही बार पूछा गया है। उसके बाद एप्पल इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 टाइप के फ्रूट हो गए, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसके बाद अगर हम सीड की बात करें तो सीड में एक और प्रॉपर्टी होता है सीड का, डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के अंदर भी पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पर वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। और लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर वाटर का यूज़ एंजियोस्पर्म में नहीं होता, पॉलिनेशन में कम डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो सीड्स होता है, सीड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाटर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सीड्स के लिए, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। तो सीड्स का डिस्पर्जल कैसे हो सकता है? डिफरेंट जो एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एजेंट जैसे बर्ड्स हो गए, बेड्स हो गए, तो वो डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं सीड्स। उसके बाद देखें तो सीड्स के अंदर हम देखें तो सफिशिएंट रिज़र्व फूड मटेरियल होता है, जैसे कि कुछ में कोटिलिडन के अंदर स्टोर होता है, तो कुछ में डायरेक्टली एंडोस्पर्म के फॉर्म में होता है। तो ये जो रिज़र्व फूड मटेरियल होता है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो शुरुआत के अंदर उसके पास और कोई सोर्स नहीं होता, तो वो वहीं से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। कब तक करेगा? जब तक कि वो खुद ही फोटोसिंथेसिस के कैपेबल नहीं हो जाता। तो वहाँ पर स्मॉल सीडलिंग बनता है, पहले स्मॉल लीव्स बनते हैं। जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता तब तक वो वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही सीड कोट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा हमने कि सीड का स्ट्रक्चर के अंदर जर्मिनेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, डिस्पर्जल भी होता है, और रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो उसको जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर सीड्स बनता है तो वहाँ पर डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं और डिफरेंट वेरिएशन का भी फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर सीड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम जानते हैं एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, अगर सीड के अंदर डोरमेंसी अगर नहीं होती तो ये होता है कि जब भी हम सीड को स्टोर करते हैं तो वो तुरंत ही जर्मिनेट कर जाता है। इसका मतलब डोरमेंसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए ताकि हम सीड्स को प्रिजर्व कर सकते फॉर द नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो यहाँ पर जब तक उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं दी जाएगी तब तक सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे। जर्मिनेट नहीं होंगे तो हम उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो इजीली स्टोर कर सकते हैं सीड्स को। तो यहाँ पर बात आती है कि सीड्स को जर्मिनेशन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर उसको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद वाटर, मॉइस्चर, टेम्परेचर हो गया, और डिफरेंट फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि ये कब कितने टाइम तक सीड जो होते हैं वो वायबल हो सकते हैं, मतलब जर्मिनेशन को रोका जा सकता है, या कितने टाइम तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो कुछ स्पीसीज़ होते हैं जो वायबिलिटी को कम समय में लॉस कर सकते हैं। कुछ स्पीसीज़ ऐसे होते हैं जो क्या हो 100 ऑफ ईयर्स तक रह सकते हैं, यानी 100 ईयर के बाद भी आप उसको जर्मिनेट करोगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ओल्डेस्ट जो सीड है उसका नाम आपको याद रखना है। सबसे ओल्डेस्ट जो सीड है उसका नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस। लगभग कितना है 10,000 ईयर डोरमेंसी शो करता है और ये आर्कटिक टुंड्रा में मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दूसरा जो रिसेंट है उसमें आपको याद रखना फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा जो होता है वो लगभग 2000 साल ओल्ड है। तो इस तरह से सीड्स के अंदर ये अलग अलग टाइप के सीड्स हैं। तो आर्कियोलॉजिकल जब एक्सकेवेशन होता है, जब खुदाई होती है, तो उस समय हमें पता चलता है कि कौन कौन से सीड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सीड था ये आपको ध्यान रखना, ये डेड सी के पास मिला था जो रिसेंट एक्सकेवेशन है। और कहाँ पे मिला था? एट किंग हेरोल्ड्स पैलेस। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है ल्यूपिनस आर्कटिकस। आर्कटिक टुंड्रा में मिला, आर्कटिक नाम से याद रखना, ल्यूपिनस आर्कटिकस। दूसरा रिसेंट है फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। और एग्रीकल्चर के अंदर डोरमेंसी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप स्टोर नहीं कर पाओगे तो वो तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए डोरमेंट होना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट सीज़न में जब फेवरेबल कंडीशन आप दोगे उसको, पानी वगैरह सॉइल वगैरह में जब उसको ग्रो करोगे तो वो इजीली ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब हमने आज प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, सीड्स के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। फिर यहाँ पर कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं तो इसको आप सॉल्व करना, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।